वेलकम एवरीवन बच्चों, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। टोटल 8 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं। यहां पे टोटल 8 क्लासेस हम कर चुके हैं। कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अभी आपके पास 3-4 डेज का टाइम रहता है, आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर अप्लाई करने वाली पोस्ट आपकी असिस्टेंट AAO, ऑफिस असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, असिस्टेंट NS, जूनियर एडमिन ऑफिसर रहती है, यानी कि ग्रुप 2 अगर आपका रहता है, तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस हमारे लिए यूट्यूब क्लासेस हमारी सबके लिए फ्रीली अवेलेबल होती है। कंसाइज प्रिपरेशन से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाके आपने मेन जो टेलीग्राम चैनल है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उसको ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि डेस्परेटली अगर आप एम्स, CRE, AAO, AO जाओ, इस असिस्टेंट टाइप के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों, 7-8 क्लास के बाद आज आपको लगेगा सर फंडामेंटल करवाएंगे या सप्लीमेंट्री रूल करवाएंगे या कोई CCS का रूल शायद पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आज क्या होगा, आज इस क्लास में हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे जो आपकी डिमांड रहती है। अब वो कैसे है कि सब कुछ पढ़ाएंगे? सब कुछ ऐसे है, उसमें आपको हाईकोर्ट के क्वेश्चन भी मिलेंगे, IPC के, CRPC के मिलेंगे, आपको GFR रूल्स मिलेंगे, लीव रूल्स मिलेंगे, कंडक्ट रूल्स मिलेंगे, पेंशन रूल मिलेंगे, सस्पेंशन के रूल्स मिलेंगे। यानी कि एक कंपाइल तस्वीर होगी आपके सामने कि कंबाइंड एग्जाम है जो किस तरह से आता है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 साथियों हम आपको करा चुके हैं और ये पार्ट 2 है आपका। ठीक है, कौन सा है ये आपका? ये आपका पार्ट 2 है, यानी कि एम्स 2023 का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर है, AAO का पेपर है ये। ठीक है, तो AAO का जो 2023 में एग्जाम हुआ, कंसर्न एम्स भी हम आपको बता देते हैं। एम्स पटना का ये पेपर है हमारे पास। पार्ट 1 में हम 40 क्वेश्चंस करा चुके हैं आपको, और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के 40 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्योंकि 2023 के एम्स पटना के जो एग्जामिनेशन हुआ था, एम्स पटना का जो एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल आपके 80 क्वेश्चंस सब्जेक्ट बेस्ड आए थे। ठीक है, और बाकी 40 क्वेश्चंस आपके जनरल आए थे। तो टोटल 120 क्वेश्चंस थे इस एग्जाम पेपर। तो 80 में से 40 बच्चों पढ़ा दिए, 40 आज पढ़ाने हैं। तो पहली बात यह है कि लास्ट टाइम जो सिलेबस एम्स पटना ने डिक्लेयर किया था उसके हिसाब से वो पेपर है। तो अगर आपको IPC, CRPC, हाईकोर्ट वाले क्वेश्चन ऐसे लगे कि ये हमें नहीं आते, तो कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपके एम्स CRE ने अभी डिफाइन सिलेबस नहीं दिया है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कल को अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड, आपका कैट से रिलेटेड, आपके RTI से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो डेफिनेटली आपके काम आएगी ये क्लास। ठीक है, या फिर आप उन क्वेश्चंस को एक्सक्लूड करके आप ये देख पाओगे कि व्हाट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन वाज। ठीक है, किस तरह का लेवल था। तो चलो आप इसको मॉक समझना एक तरह से। ठीक है, तो बच्चों एम्स AAO प्रीवियस ईयर का पेपर है 2023 का, पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 भी कह सकते हो आप इसको, वैसे होगा ये क्वेश्चन 41। तो क्वेश्चन 41 में क्या पूछा गया है? अ गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्लेम टू लीव इज रेगुलेटेड बाय द रूल्स इन फोर्स। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब लीव लेता है तो लीव किस हिसाब से या किस रूल से रेगुलेट होती है? यानी कि जब उसने अप्लाई किया उस दिन से, या जब वो अप्लाई करते हैं और उनको मिल जाती है छुट्टी तब से, या 1 जनवरी से कैलेंडर ईयर के, या एट द टाइम लीव इज नॉट अप्लाइड। ठीक है, तो आपने ये चीज बतानी है कि कब से, या वो लीव को जब ले लेते हैं, जो पहला ऑप्शन है आपका, लीव को जब अवेल कर लेते हैं या उस टाइम से। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, क्या होता है ये? एट द टाइम इट इज अप्लाइड एंड ग्रांटेड। ठीक है बच्चों, कब से होगा आपका ये? जब से ये अप्लाई होगी
और जब से ये ग्रांटेड होगी। डेफिनेटली क्लियर है आपको ये बात? तो क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। अंडर जनरल फाइनेंसिंग रूल्स 2017, ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लाईज आर अप्रूव्ड फॉर, किसके लिए होती है? तो या तो ये फिक्स पीरियड ऑफ 3 days के लिए होता होगा, या फिक्स पीरियड ऑफ 1 year के लिए होता होगा, या फिक्स पीरियड बिटवीन 1 to 3 years डिपेंडिंग ऑन गुड्स, या होल टाइम। तो जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं ना, आपने इतनी सी बात याद रखनी है बस, रजिस्टर्ड सप्लायर्स का जो फिक्स्ड पीरियड होता है ना, फिक्स्ड पीरियड, ये बच्चों रखा जाता है आपका 1 से 3 year के बीच में, ठीक है। गुड्स पे डिपेंड करता है ना। किसी गुड्स का 3 years भी हो सकता है, किसी का 1 year भी हो सकता है, किसी का 2 year भी हो सकता है। क्लियर? तो जीएफआर रूल्स हैं आपके 2017 के, जिसके अंदर से ये सवाल पूछा गया। क्वेश्चन 43 देख लेते हैं, प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये मैं आपको बार बार बोलता आया हूं कि जब हम पढ़ते हैं, क्या है ये? कंडक्ट रूल्स, ठीक है। किस में पढ़ा था बच्चों हमने? कंडक्ट रूल्स के अंदर 3A, 3B, 3C सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और जो सेक्सुअल हरासमेंट वाला है, ये 3C होता है आपका, ठीक है। कि वर्क प्लेस पे ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है वर्किंग वुमेन का, वो नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब ये बात कहां पे मेंशन है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल, सीसीएस की फुल फॉर्म होती है ना। तो ये सीसीएस के कौन से रूल्स हैं? ये कंडक्ट रूल्स हैं। और चलो एक बार रिकॉल करो, आप लोग बताओ कंडक्ट रूल कब आए? 1964 के अंदर। डेफिनेटली ट्रू है। 44 देख लेते हैं, रिमूवल मोशन फॉर द हाई कोर्ट जजेज मस्ट बी साइंड बाय अ मिनिमम डैश मेंबर। अगर किसी हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए जो साइन करके मोशन को स्टार्ट करें? होता है ना इम्पीचमेंट या रिमूवल बोलते हैं जिसको। तो कितने होने चाहिए बच्चों? कम से कम 50 होने चाहिए, ठीक है। तो 50 है जो वो आपका मिनिमम ऑफ मेंबर्स है जो रखा गया है रिमूवल मोशन के लिए, ठीक है। किसके लिए? रिमूवल मोशन के लिए। हाई कोर्ट से आपका सवाल है सिलेबस के हिसाब से। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स इज गिवन इन सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी 1908 XL, XL1, XL2, XL3। आंसर होगा आपका XL, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर? XL। एक चीज और बतानी है आपको, कुछ आंसर्स बच्चों, डेफिनेटली कुछ आंसर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके आंसर हम गलत दें, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि सर इसको करेक्ट करना है। और हम इस बात को बिल्कुल डेलिबरेटली उस हिसाब से सोचेंगे कि गलती है वो किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने रिकॉल रखना है अपने माइंड में कि कुछ भी गलत अगर आपने देखा, पढ़ाया गया, तो प्लीज आप मेंशन करके बताएं, उसमें करेक्शन करेंगे। 46 देख लेते हैं, अंडर व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टी सेंसर कम्स। अब जो ये सेंसर है ना, पेनल्टी है, ये वार्निंग है, माइनर है, मेजर है, टेम्परेरी डिटैचमेंट ऑफ सर्विस है। तो किस में आती है सेंसर? तो सेंसर आती है बच्चों आपकी माइनर पेनल्टी के अंदर, ठीक है। सेंसर आई थिंक हिंदी में अगर हम पढ़ें इसका मीनिंग तो निंदा करना होता है कुछ, होपफुली क्लियर हो गया आपको। 46 का आंसर क्या देना है? माइनर पेनल्टी के अंदर आता है ये। 47 देख लेते हैं, एलटीसी फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग। चाइल्ड केयर लीव के टाइम पे ले सकते हो, स्टडी लीव के टाइम पे ले सकते हो। तो ऑप्शंस आपके सामने है, तो इसका आंसर जो बच्चों है वो होगा, इन्होंने जो दिया था वो डी दिया हुआ है, ठीक है। किसने दिया हुआ है? एम्स की जो एग्जाम अथॉरिटी है डब्ल्यू की, उनकी आंसर की का आंसर है ये। तो वो कहते हैं कि चाइल्ड केयर लीव के दौरान एलटीसी नहीं मिलता और एक स्टडी लीव के दौरान नहीं मिलता। जबकि आप पढ़ोगे
तो स्टडी लीव के दौरान मिलता है भाई। ठीक है, कैसे मिलता है? आप मान लो आप चंडीगढ़ में जॉब करते हो, दिल्ली स्टडी के लिए चले गए, आपने अब जाना है मान लो एक तरह से गोवा, यहाँ पे है ना, तो आप दिल्ली से गोवा जाओगे, तो चंडीगढ़ से गोवा का जितना फेयर है, मान लो ये मैं सपोज करके बताता हूं आपको, मान लो ये है 8,000 और दिल्ली से जो फेयर है आपका मान लो 5,000। ठीक है, तो मिनिमम जो फेयर होगा वो आपको मिलेगा 5,000। एक ये है कि चंडीगढ़ की जगह आप चले जाओ एक तरह से जम्मू। ठीक है, और जम्मू के बाद आप फिर जा रहे हो मथुरा की तरफ, तो चंडीगढ़ से मथुरा मान लेना आप कि आपका खर्चा 3,000 का आता है। ओब्वियसली जम्मू से आप चंडीगढ़ या जम्मू से मथुरा जाओगे तो ज़्यादा आएगा, मान लो वो 6,000 आएगा, तो आपको 6,000 नहीं देंगे वो, क्योंकि आपका जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ है, तो हेडक्वार्टर से जॉब से ही जो मिलता है वो मिलेगा, बट मिलेगा मिनिमम, है ना। मान लो 3,000 वहां से बनता है, 6,000 वहां से बनता है, तो या तो आप मिनिमम वाली बात याद रखो या ये याद रखो जो आपका हेडक्वार्टर से बनेगा किराया वो बनता है। तो इसमें क्या करना है आपने, हमने आपको एक हैंडबुक दी हुई है, पीडीएफ अवेलेबल है हमारे प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल पर, उसको ओपन करना है, एलटीसी का चैप्टर है उसको पढ़ना है, उसमें देखना है क्या स्टडी लीव के साथ मिलती है नहीं मिलती, चाइल्ड केयर लीव के साथ मिलती है नहीं मिलती। ठीक है, फिर हम आंसर जज करेंगे, वैसे आंसर होपफुली इसका सी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने एज इट इज ऐसे सस्पेंस में छोड़ दिया है इसको। चल 48 देख लेते हैं। जीएफआर 2017 के कौन से रूल में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को डिफाइन किया हुआ है, जैम को। ठीक है बच्चों, जैम आपने सुना होगा, जैम पोर्टल भी होता है, तो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज हैं, वो परचेज करती हैं जैम के थ्रू। तो ये कौन से रूल में आता है जैम, ये डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने आपको बताया गुड्स, तो गुड्स की डेफिनेशन जीएफआर में शायद रूल 143 है ना, ऐसे ही ये होपफुली 149 है। चलो चेक करते हैं आंसर, तो ये 149 है, तो हमें याद रखना है 149 के अंदर आता है आपका जैम। ठीक है, चलो 49 देख लेते हैं। डैश वॉज द ईयर फ्रॉम विच कंडक्ट रूल्स केम इनटू फोर्स एट वंस। तो ये कंडक्ट रूल का भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, जब हम 3A 3B और 3C पढ़ा रहे थे आपको, है ना। क्वेश्चन विमेन हरासमेंट का था, तो हमने आपको बताया था 1964, वैसे भी आपको याद रखना है 1964, तो डेफिनेटली आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन के लेवल देख लो आप। ठीक है, तो हमारे साथ थ्योरेटिकल पढ़ते जाओगे, बाकी आपको क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराते जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता एग्जाम आपके लिए टफ रहेगा, बट डिपेंड ये करेगा, सिलेबस बहुत है। सिलेबस कैसे बहुत है, जैसे हम देखते हैं एफआरएसआर। ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ देखोगे आप 200 प्लस पेजेस की है, लीव रूल देखोगे 72 पेजेस के हैं, कंडक्ट रूल देखोगे, चेक करके देखना आप 40-50 हो, इस तरह से करते करते ना पेज बन जाएंगे आपके 1500-2000, और उसके बाद फिर स्वामी की हैंडबुक। तो पढ़ने को ना मटेरियल बहुत रह जाएगा भाइयों। जीएफआर अपने आप में बहुत पढ़े हैं, है ना, तो पढ़ लोगे जितना उतना कम है। 50 क्वेश्चन देखते हैं। एलटीसी का एडवांस मिलता है, जरूर मिलता है, और इसका एक क्वेश्चन और भी पेपर में पूछा गया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, कि आपको जैसे 90% तक मिल जाता है एडवांस। आंसर चेक करेंगे 90% होगा। ठीक, 90% तक के एडवांस के बाद आपको कितने दिन का टाइम मिलता है कि आप टिकट्स की कॉपी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड कराओ कि भाई मैंने टिकटें बुक करा ली, है ना। तो ये क्वेश्चन है, हम सस्पेंस रखेंगे, बाद में आएगा आंसर दे देंगे आपको। ठीक है जी, चलो 51 देख लेते हैं। आफ्टर रिवीजन ऑफ पे स्ट्रक्चर द मिनिमम एंड मैक्सिमम बेसिक पे हैव बीन रिवाइज्ड टू डैश रिस्पेक्टिवली। तो आपने बताना है, आपको पता है लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं तो बेसिक आती है 18,000। ठीक है, अब ज्यादा तो नहीं सुना होगा, लेकिन सुना होगा भाई राष्ट्रपति से ज्यादा किसी की सैलरी नहीं है, तो राष्ट्रपति की कितनी बेसिक है, 2.5 लाख, ऐसे होता है ना। तो ढूंढ लो अब आप, ये हो गया आपका आंसर, 18,000 से लेके 2.5 लाख तक।
ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, पे मैट्रिक्स एक बार चेक करोगे, 7 CPC का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, शुरुआत 18,000 से मिलेगी आपको और एंडिंग आपको 2,50,000 की मिलेगी। ठीक है, चल एज पर फंडामेंटल रूल 8, अब 8 हम पढ़ा चुके हैं आपको। द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल रूल इज रिजर्व टू द, बहुत जरूरी सवाल है, बहुत पेपरों में आया है, एम्स डब्ल्यू में भी आया है और भी कहीं देखा होगा आपने जरूर, है ना। तो इंटरप्रेटिंग की पावर किसको है, अब कोई बच्चा कह देगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को है, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को होती है। किसको होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, फंडामेंटल रूल नंबर 8। चलो जी 53 देख लेते हैं। अंडर GFR 17 रजिस्टर्ड सप्लाईज आर अप्रूव्ड फॉर, अच्छा एक क्वेश्चन होपफुली दोबारा से आ गया है, चलो कोई बात नहीं, तो 53 का सी आंसर हो जाएगा आपका। 54 देख लेते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज अ मेल गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड फॉर पैटर्निटी लीव, कितने दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है, 2 होती है मैटर्निटी और 1 होती है पैटर्निटी। मैटर्निटी मिलती है मदर को, पैटर्निटी फादर को। फादर को 15 दिन की मिलती है, मदर को मिलती है 180 दिन, यानी कि 6 महीने। ठीक है जी। और जो ये 15 मिलती हैं फादर को, मान लो बच्चे का जन्म हुआ है 9 जनवरी को, इसी मंथ 2025 के अंदर, तो 6 महीने जोड़ो इसमें, कितने हो जाएंगे, 8 जुलाई 2025। इसके बीच बीच में आपने अवेल कर लेना है इसको, यानी कि 8 जुलाई 2025 से पहले पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया पैटर्निटी लीव के लिए तो आपको मिल जाएंगी 15 दिन की छुट्टी, वेदर आपको नहीं मिलेंगी बच्चों। ठीक है, तो आंसर देखेंगे बी होगा। ओह सॉरी, ये गलत हो गया है, इसको बी करेंगे हम। PDF जब आपको प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पर तो करेक्शन के साथ मिलेगा ये। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेंगे जरूर, ताकि इसको करेक्शन हम जरूर करें। ठीक है जी, चलो find the correct statement. A chief justice of high court is appointed from outside the state, कि जो भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो दूसरे स्टेट का बुलाया जाता है। The judges of high court are to be appointed by the president under clause 1 of article 217 of the constitution. अब पहली बात का तो हमें नहीं पता, दूसरी वाले का हमें पता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है ना। तो आपने आंसर देना है दोनों ठीक है या नहीं है, तो होपफुली दोनों ठीक है ये, तो बोथ ए एंड बी होगा। अब आप प्लीज इसको क्रॉस वेरीफाई करना, वैसे होता है ऐसे ही, यानी ठीक है आउटसाइड द स्टेट होता है, और नहीं तो थोड़ा सा क्या होगा, स्टेट बायस्ड हो जाएगा ना। हरियाणा का हो कोई और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर हो तो क्या होगा, थोड़ा सा लगेगा कि भाई है अपनी स्टेट की कर रहा है बायसनेस। चल तो 55 हो चुके हैं आपके, 56 देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स्ड टू प्रोड्यूस द आउटवर्ड जर्नी टिकट्स आफ्टर ट्रैवल ऑफ LTC एडवांस। थोड़ी देर पहले बच्चों आपको वेट करने के लिए बोला गया था कि 90% तक आपको LTC में एडवांस मिल जाता है, तो एडवांस मिल गया। अब टिकटें बुक करानी है आपने कितने दिन के अंदर अंदर, ये बात जरूरी है, तो ये 10 दिन के अंदर अंदर करानी होती है, क्योंकि पैसा दे दिया। ठीक है जी, पैसा दे दिया, अब आप टिकटें बुक करके दिखाओ। चल 57 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सप्लायर्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, क्या होता है, ये भी सवाल बड़ा है, ये टेंडर के क्वेश्चंस हैं और आते हैं आपके GFR 2017 के अंदर। ठीक है, इसमें पूछा गया है आपसे कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में कितने सप्लायर्स होते हैं, तो मिनिमम है बच्चों वहां पे 3 सप्लायर्स। ठीक है, 3 होते हैं भाई। चलो, अंडर विच रूल इज पे फिक्सेशन डन व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रमोटेड फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट इन्वॉल्विंग हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मान लो असिस्टेंट लग जाते हो, अब मुझे RR नहीं पता रिक्रूटमेंट रूल एम्स के, असिस्टेंट के बाद आप कुछ टाइम के बाद मान लो 5 साल या 10 साल में आप प्रमोट हो जाते हो AAO, तो क्या हुआ, प्रमोशन हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, तो पे फिक्स होगी आपकी। तो ये जो पे फिक्सेशन का रूल है ये कौन से फंडामेंटल में आता है,
ठीक है, अभी आगे पढ़ाएंगे, आपको पता लग जाएगा, इनमें नहीं आता। ये आता है आपका फंडामेंटल रूल नंबर 22, 1 ऑफ ए ऑफ 1, इसके अंदर। ठीक है, चलो डी आंसर है इसका। 59 देख लेते हैं। द गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस ओवर। अब ये हाई कोर्ट के सवाल काफी दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि सिलेबस में था, तो इस बार थोड़ा सा हम वेट करेंगे, सिलेबस में आएगा तो डेफिनेटली हाई कोर्ट का पूरा आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का बताओ कौन सा एरिया मिलेगा? आसाम वाला मिलता है ऑब्वियसली, है ना। अब आसाम तो सारों में है, किस में नहीं है? सारों में है। चलो बताओ क्या होगा? आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल। ठीक है, ANAM ऐसे कुछ करके भी याद करते थे, नामा करके भी याद करते थे, है ना। देख लेना आप, इसको चेक करना। वैसे आंसर यही है, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, असम। ठीक है, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, इनका अपना कोई अलग से हाई कोर्ट नहीं है। कमेंट में बताओ टोटल हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया के अंदर। चलो जी 60 देख लेते हैं। Which of the following employees are covered by the Central Administrative Tribunal? कैट जो होता है, केस लड़े जाते हैं उसके अंदर, तो डिफेंस ऑफिसर्स के केस लड़े जाते हैं क्या? नहीं। ऑफिसर सर्वेंट सुप्रीम कोर्ट? नहीं। सेक्रेटेरियल स्टाफ पार्लियामेंट? नहीं। तो ये सिविल पोस्टों का होता है भाई। सिविल में चाहे इंक्लूड हो जाए वो डिफेंस वाली भी, क्योंकि डिफेंस के जो सिविल है वो भी सिविलियन ही होते हैं ना, इसलिए इसका आंसर बी होगा बच्चों। ठीक है, तो कैट की फुल फॉर्म याद रखना, पेपर में पूछ भी लेते हैं, और अगर सिलेबस में हुआ तो हम कैट के बारे में भी थोड़ा पढ़ाएंगे आपको। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है जी, चलो।